हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं संध्या आप सभी का संध्या बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग बायोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उनके बेसिक जो उनके कन्फ्यूजन थे, उसको मैंने दूर कर चुका है। अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने के लिए, और आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके जो छोटे छोटे टिप्स थे उसके बारे में, मतलब छोटी चीज़ें हम लोग जान लिए हैं, हर चैप्टर के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं उसको विस्तृत रूप से उसके बारे में स्टडी अध्ययन किया जाएगा। अब यहाँ पे आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से, कि हमको पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है। जैसे ही हम लोग एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को टर्न ओवर करेंगे, वहाँ पे एक मोटी हेडिंग में आपको मिलेगा लाइफ स्टाइल। स्टार्ट क्लास होने से पहले मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं कि जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री है, और ये क्लास डेली बाय संध्या मैम के चैनल पे कंटिन्यू जारी रहेगी, और वहाँ से आप लोग यहाँ पे जाकर के विद नोट्स के साथ आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, अगर किसी को बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, वहाँ पे डिस्कस ग्रुप है, वहाँ पे बाय संध्या मैम के नाम से, वहाँ से आप जा करके वहाँ पे डिस्कस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो बेसिक पढ़ा है वो इसीलिए पढ़ा है कि हमको ये, जब हम चैप्टर पढ़े तो उसमें किसी प्रकार की हमको समस्या क्रिएट ना हो। तो आइए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक के बारे में अच्छे से समझते हुए चलते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम लोग जैसे ही एनसीईआरटी का पहला पेज टर्न ओवर करेंगे, पहले एक मोटी हेडिंग में मिलेगा आपको लाइफ स्पैन, यानी कि जो जीवन की अवधि होती है वो क्या होती है। तो जीवन की जो अवधि होती है, यानी कि जो जीवन अवधि है, ये क्या चीज़ होती है, जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम आपको एक छोटी सी टिप्स बता दें कि जो जीवन अवधि, जैसे अब एक नेचुरल डेथ होती है और एक आकस्मिक, यानी कि जैसे एक्सीडेंटल होती है। तो अब जैसे अब एक्सीडेंटल को नहीं लिया जाएगा, वो जीवन अवधि में नहीं आएगा। वो जीवन अवधि लेना है, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यानी जो यहाँ आया है उसको जाना ही जाना है, जो जन्म लिया उसको जाना ही है। तो उन्होंने अपने जीवन पर्यंत में कितना उन्होंने क्या क्या किया, वो उसका लाइफ टाइम निकलेगा। तो वो होता है जीवन अवधि, यानी उन्होंने अपने जीवन अवधि में इतना काम किया। तो ये जो जीवन अवधि है, इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे कि देखिए पहले, यानी कि बर्थ टू डेथ, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके जो भी उन्होंने अपना लाइफ स्पेंड किया है, तो इसी के बीच होने वाले जो भी उसके जितने भी एज हैं, वो उसको माना जाएगा जीवन अवधि, यानी जीवन की अवधि उसकी इतना से इतना तक रही। अब ये जो डेथ होती है, ये टू टाइप की होती है। एक होती है आकस्मिक होती है, और एक नेचुरल होती है। तो जो आकस्मिक मृत्यु होती है उसमें तो जीवन अवधि नहीं उसे बोलेंगे। ये जो नेचुरल होती है, यानी कि जो नेचुरल डेथ रेट होती है, उसको निकाला जाता है, उसको लिया जाता है। अब ये जो जीवन अवधि होती है, ये भी टू टाइप की होती है। जीवन अवधि जानने से पहले आप जान लीजिए कि जीवन अवधि की जो टाइप है वो टू टाइप की होती है, यानी दो तरह की है। एक होती है एवरेज लाइफ होती है, और एक स्पेसिफिक होती है, यानी कि एक एवरेज में होता है कि इतना से इतना ईयर तक आदमी को जीना है, चाहे वो इस जीव को इतना से इतना ईयर तक जीना है, तो उसका वो एवरेज टाइम लिया जाता है, एवरेज टाइम निकाला जाता है। और यहाँ पे जो जीवन अवधि है वो नेचुरल, यानी बर्थ टू डेथ तक उन्होंने जितना भी अपना टाइम स्पेंड किया है, अपना लाइफ स्पेंड किया है, तो उसके बीच उन्होंने जो भी अपना कार्य वर्क किया है, जो भी अपने अच्छे काम, अच्छे वर्क जो भी किए हो, तो वो वहाँ पे यहाँ से यहाँ तक उठ के, ये जो जीवन अवधि होती है, ये सबके किसी भी एनिमल या किसी जो भी बनावट पे नहीं डिपेंड करती है कि उसकी बॉडी बनावट एक जैसी है तो जीवन अवधि समान होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आइए कुछ एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे कुत्ता की जो होती है वो 10 से 15 वर्ष की होती है, गाय की जो होती है वो 10 से 15 वर्ष की होती है, मगरमच्छ की जो होती है वो 60 वर्ष की होती है, और मानव की जो होती है वो 70 से 80 वर्ष की होती है, और तोता की जो होती है वो 140 वर्ष की होती है, और जो हाथी की होती है वो 60 से 65 वर्ष की होती है। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल थे, इसे इतने से इतने ईयर तक इन लोग का जीवन अवधि चल सकता है। अब इसके बीच अगर कोई आकस्मिक हो जाता तो वो बात अलग आ जाएगी। तो जैसे हम एग्जाम्पल आपको दे दें, अभी हम बोले कुछ देर पहले कि वो जो ये जीवन अवधि होती है, ये किसी की बॉडी बनावट पे डिपेंड नहीं करती, किसी के आकार पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों? जैसे कि अभी तोता ले लीजिए और कौवा ले लीजिए, ये दोनों की जो बनावट है वो बॉडी बनावट सेम है, आकार है। तो इसका जो जीवन काल होता है वो एक जैसा नहीं होता है।
तोता और कौवे के इस तरह से दोनों की अवधि अलग अलग होती है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जो है ये आकार होता है कि ये आकार पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आम का वृक्ष हो और पीपल का वृक्ष हो, ये दोनों जो होते हैं लंबे भी होते हैं, लंबा ये भी होता है, लेकिन दोनों समान होते हुए भी लोगों की जीवन अवधि जो होती है वो समान नहीं होती है। इसमें एक अपवाद है कि अभी एक नोट करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, कि इसमें एक अपवाद ये है कि जो एक सेल है, यूनिसेलुलर है, वो एक सेल से बनी हुई बॉडी जिसकी है वो कभी नहीं मरता। जैसे एग्जाम्पल के लिया जाए तो एक अमीबा एग्जाम्पल निकल के आता है, वो कभी नहीं मरता है। अभी मैं बताई कि जो जीवन अवधि होती है वो जो आया है उसको जाना स्वाभाविक है, नेचुरल डेथ है, जाना ही जाना है। लेकिन कुछ अपवाद भी इसमें हमारा बायोलॉजी जो कहता है कि कुछ एक अपवाद है कि ये जो अमीबा होता है ये द्विखंडन होने के कारण इसकी डेथ कभी नहीं होती है। क्योंकि ये जैसे ही देखिए यहाँ पे, ये जैसे ही अमीबा है, एग्जाम्पल ये अमीबा है, जैसे जैसे ये वृद्धि करता है तो वृद्धि करते ही ये अपने बॉडी को ये फ्यूजन कर देता है, यानी दो खंड में टूट जाता है, और वो जो दो खंडों से टूट करके वो दूसरा अमीबा का निर्माण कर देता है, उसी को कहते हैं संतति अमीबा। यानी कि वो संतति चली आती है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए ये कभी मरता नहीं है, ये अपवाद में है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में। अगला हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो अमीबा है ये तो इस तरह से अपना लाइफ स्पेंड कर रहा है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि रिप्रोडक्शन। इसके पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं कि लाइफ स्पेन क्या होता है। जो लाइफ स्पेन होता है ये एक, आई थिंक आप लोग को ये लाइफ स्पेन समझ में आ गया होगा। और अब हम अगली पॉइंट पे चलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब हमारी मेन पॉइंट, चैप्टर की मेन पॉइंट निकल करके आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा जिक्र कर चुकी हूँ। अब हम इसमें देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने जैसी हूबहू अपने जैसी संतान प्राप्त करने की प्रोसेस को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अगर कोई डॉग है तो वो डॉग का ही बच्चा, अगर गाय है, काऊ है तो काऊ का बच्चा, ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा, बफेलो तो बफेलो का बच्चा। इस तरह से वो सबका अपना एक ये प्रोसेस चलती है रिप्रोडक्शन की, जो कंटिन्यू जारी रहती है पृथ्वी पे। यानी कि अपने अपने जीव को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, आबादी को बनाए रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन भी जरूरी होता है। सत्य तो है, इसी में हम आगे अ जोड़ते तो हो जाएगा असत्य। इसी तरह लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। अब ये जो अलैंगिक होता है, ये अलैंगिक जनन जो होता है इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें निषेचन नहीं होता है, सेक्सुअल में होता है। इसमें ये सिंगल पेरेंटल होता है, ये वन पेरेंटल होता है, और ये बाई पेरेंटल होता है, ये बाई पेरेंटल होता है लैंगिक जनन। यानी कि इसमें टू पेरेंट्स मेल फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, मेल फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो है ये सेम, यानी कि ये समसूत्री विभाजन के कारण ये कैसा होता है, इसकी जो मदर सेल होती है, मदर सेल और बेबी सेल दोनों समान होती है। यानी कि एकदम हूबहू एक जैसी शकल वाले जो प्राप्त होते हैं, उसका नाम हमारे बायोलॉजी ने रखा है क्लोन। एक COLLE क्लोन नाम दिया जाता है, जैसे एकदम उसी के हूबहू शकल जैसा बनना। तो ये समसूत्री यानी समान विभाजन के कारण होता है। जैसे अभी इसके पहले मैं एक इंट्रोडक्शन में दी थी आपको कि अमीबा का एग्जांपल कि वो किस तरह से फ्यूजन करके टूट करके एक सेल से दो सेल में डिवीजन कर जाता है, और डिवीजन कर करके वो दूसरा अमीबा का निर्माण कर लेता है, और वो एक कोशिकीय होता है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे समझें कि ये समसूत्री होता है, यानी समान सूत्रों में विभाजित होता है, और इसकी मदर सेल और बेबी सेल दोनों एक समान होती है, इसके दोनों के लक्षण मिलते हैं। और अब हम आते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन जो होता है वो बाई पेरेंटल होता है, इसमें टू पेरेंट्स मेल फीमेल दोनों होते हैं। इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, फिर भ्रूणावस्था होती है, फिर उसका प्रसव होता है।
तो ये प्रक्रिया है हमारा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की। अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो अपने जैसे संतान प्राप्त करने की प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है। जो एसेक्सुअल होता है वो 1 पैरेंटल होता है, उसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है और ये समसूत्री विभाजन के कारण होता है और ये एक कोशिकीय होता है। और जो अलैंगिक होता है वो है बाई पैरेंटल होता है, उसमें मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं और उसमें निषेचन की प्रक्रिया संभव होती है। और जो अलैंगिक होता है उसका एक और नाम दिया जाता है क्लोन, यानी कि जिनकी मदर सेल और पेरेंटल सेल दोनों समान होती है, मदर सेल और बेबी सेल, उसको क्लोन नाम दिया जाता है, यानी कि उसकी हूबहू शक्ल। जैसे ये प्रोसेस है कि जन्म है यानी जन्म लेना, वृद्धि होती है, फिर उसके बाद मृत्यु होती है, फिर उसके बाद जन्म लेना, वृद्धि, मृत्यु, जन्म, वृद्धि, मृत्यु, इस तरह से कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहती है, यानी कि लाइफ साइकिल चलती रहती है। जन्म लिए, वृद्धि हुई, बच्चे, फिर उसके बाद इधर आए, इस स्थिति में आए, वृद्धावस्था, फिर उसके बाद डेथ, फिर उसके बाद अगली जनरेशन शुरू हो जाती है, यानी एक जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। तो ये हमारा है रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये 2 टाइप का होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि अभी हम देखें तो ये सत्य लिखे हैं, जैसे सत्य यानी कि ये सत्य सही है। के बाद अगली पॉइंट शुरू होती है पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन की क्या पर्पज होते हैं, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। यानी कि रिप्रोडक्शन की ही तो देन है कि अस्तित्व संभव हो है, यानी कि पृथ्वी पे जो प्रजनन का जो अब जनरेशन का जो अस्तित्व होता है, जीवों का अस्तित्व होता है, वो उसी प्रजनन रिप्रोडक्शन के कारण ही तो है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये जो जीव का अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है, यानी कि उसकी स्पीसीज ही खत्म हो जाती। तो अब ये जो जीव, जैसे अब दूसरा है कि जो जीवन के जो आबादियों का निर्माण होता है, जैसे एक शेर जन्म लेता है, शेर चला जाता है, फिर दूसरा शेर आता है वो जन्म ले लेता है, वो चला जाता है, यानी कि शेर जन्म लेता है, चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पृथ्वी पर उसकी आबादी है ना, तो वही आबादी वो किसके कारण है? रिप्रोडक्शन के कारण है। जो जीव है उनकी जो आबादी है उसको बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का होना अति आवश्यक है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे आप डायनासोर को ले लीजिए। डायनासोर अब हम सबके बीच में नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि आई थिंक यू आप सोच सकते हैं कि वो जो है डायनासोर है वो कभी ऐसा समय आया होगा, क्लाइमेट ऐसी चेंज हुई होगी, ऐसी क्लाइमेट आई होगी कि उसमें उन्होंने प्रजनन करना बंद कर दिया होगा, रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया होगा, जिसकी वजह से आज उसकी जो स्पीसीज है वो लुप्त हो चुकी है। डायनासोर की स्पीसीज पूरी तरह से ही लुप्त हो चुकी है, यानी उन्होंने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया। तो इस तरह से अगर रिप्रोडक्शन करना बंद हो जाए तो वो रिप्रोडक्शन उस स्पीसीज की जो कमियां हैं, आबादियां हैं, वो इस पृथ्वी से कम होने लगेंगी और आए दिन में वो खत्म हो जाएंगी। तो उस स्पीसीज को खत्म न होने के लिए रिप्रोडक्शन एक अति आवश्यक है। अगला हम देखेंगे कि जो जीव है, जीव के बारे में, जीव कहते किसे हैं? यानी बायोलॉजी तो पूरी हमारी जीव पे ही डिपेंड है। तो जीव को देख लेते हैं एक बार फिर से कि जो जीव होता है, जैसे अब ये नहीं हम बोल सकते कि अब जो वृद्धि करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं वही जीव होते हैं। वृद्धि तो स्टोन भी करता है और कुछ ऐसे लिविंग जीव हैं जो लिविंग होते हुए, जीव होते हुए भी वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो क्या वो जीव नहीं होते हैं? तो ये इसके मेन मुख्य विषय, यानी कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि और जनन, ये इसके लिविंग के फैक्टर नहीं है, लिविंग के ये कैरेक्टर नहीं है। ये यानी कि वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, वातावरण के अनुकूल प्रतिक्रिया करने वाला होना चाहिए, मुकुलन होना चाहिए, मुकुलन होना चाहिए। ये 2-3 चीजें हैं जो लिविंग के लिए, लिविंग के मेन कैरेक्टर होते हैं। और ये वाला जीव अब बने किसको होते हैं? तो जीव जो होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं, जो सेल होती है ये कोशिका के बने होते हैं। कि अब ये जो कोशिका की खोज किसने किया था? जो सेल है इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जो कोशिका है हमारी, अरे वो जो बॉडी है हमारी ऑर्गेनिज्म है वो कोशिका से बनी हुई है।
तो ये जो कोशिका है, ये कोशिका 2 टाइप की होती है, एक सोमैटिक सेल कोशिका होती है और एक जर्म सेल होती है। तो जो ये जर्म सेल है वो जनन कोशिका में भाग लेती है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट होते हैं उसमें ये भाग लेती है। और ये जो सोमैटिक सेल होती है ये कायिक कोशिका होती है, ये हमारे बॉडी संरचना में काम आते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में हेल्प करती है, यानी कि भाग लेती है। ये जो सोमैटिक सेल होती है ये हमारे बॉडी की ये जो अलैंगिक के गुण, अब अलैंगिक और लैंगिक के थोड़ा सा गुण को समझ लेते हैं कि उसके क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज। तो जो अलैंगिक होता है वो यूनिपेरेंटल होता है और उसमें निषेचन की प्रक्रिया संभव नहीं होती है और ये एक सेल से बना हुआ होता है। अब जो लैंगिक होता है वो बाई पेरेंटल होता है, यानी जो सेक्सुअल होता है वो बाई पेरेंटल होता है, इसमें 2 पेरेंट्स मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं और इसमें निषेचन की प्रक्रिया संभव होती है और इसमें भ्रूणावस्था होती है, प्रसव होता है, ये इसमें प्रक्रिया भ्रूणावस्था की प्रक्रिया इसमें होती है। अब ये जो लैंगिक और अलैंगिक है, अलैंगिक जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि अगर एक पेंसिल है तो पेंसिल को अगर हम उसको बराबर भागों में तोड़ देंगे तो वो पेंसिल हाफ हाफ हो जाएगी और वो दोनों काम की हो जाएगी, इधर से सॉफ्ट करके यूज कर सकते हैं और इसको भी सॉफ्ट करके यूज कर सकते हैं। लेकिन सेम इसी कंडीशन में अगर हम पेन को तोड़ते हैं, पेन को हाफ हाफ में करते हैं तो पेन किसी काम की नहीं आएंगी। तो वही सेम कंडीशन यहाँ भी है, अगर वो 2 भागों में डिवाइड होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहा है, यानी कि जो अलैंगिक है, जैसे अमीबा को अभी बताई ना कि अमीबा सेल म्यूटेशन का फ्यूजन करके वो एक अमीबा से 2 से 4, 4 से 6 से बार ऐसे करके सेल डिवीजन करके वो अपना एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता रहता है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो सेक्सुअल होता है उसको 2 पेरेंट इन्वॉल्व होने चाहिए। यहाँ पे अगर पेन को तोड़ लिया जाए तो वो किसी काम की नहीं है, सेम वही कंडीशन वही परिस्थिति यहाँ भी है। तो इस तरह से हमारी ये आज की टॉपिक रही एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के बारे में। जैसे आप एक बार आइए और अब हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं शुरू से, फटाफट आप लोग अब पेन और कॉपी रख दीजिए और फटाफट आ जाइए। देखिए पहले हम लोग लाइफ स्पैन के बारे में पढ़े हैं, जीवन अवधि क्या होती है, यानी मृत्यु से लेकर के जन्म, ये जो जीवन अवधि थी वो जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी उसके बीच में उसके अंतराल में जो भी वर्क हुए हैं, जो भी टाइम स्पेंड हुई है उसी को जीवन अवधि कहते हैं। यानी जो धरती पे आया उसको जाना संभव है, लेकिन मैंने एक अपवाद में लिखवाई थी नोट करके कि आप लोग नोट डाउन अपने नोटबुक में कर लीजिए कि वो अपवाद ये था कि वो एक सेल होने के कारण जो अमीबा होता है वो उसकी डेथ कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो हमेशा अपनी सेल को फ्यूजन करके वो एक सेल से दूसरे 2 से 4, 4 से 8, 12 सेल करके वो एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। ये एक अमीबा से दूसरा 2 नया अमीबा बन जाता है, जैसे वो वृद्धि करता है वैसे ही वो फिर वृद्धि करके वो दूसरा अमीबा का निर्माण कर देता है। इस तरह से वो अलैंगिक में संभव है, लैंगिक में ये संभव नहीं है। अब उसके बाद हम लोग देखे थे रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, लैंगिक और अलैंगिक होता है। रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं? तो सेव मुक्त करने की प्रक्रिया को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वो रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पे हमारे जो जीव हैं उनकी आबादी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताती कि जो डायनासोर है वो जैसे ही वो कुछ ऐसी परिस्थिति आई होगी उन्होंने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आज वो हम लोग के बीच में नहीं रह गया, यानी उसकी जो स्पीसीज थी वो लुप्त हो चुकी है। तो इस स्पीसीज को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन के जो गुण क्या थे, रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज क्या थी। तो उसके प्रॉपर्टीज यही है कि आज रिप्रोडक्शन की ही देन है कि हमारा जो भारत है वो नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के एरिया में, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो कॉन्टिन्यू जारी है और है तो हर जगह भी है लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा ही है। और इसके बाद अब हम देखे हैं कि